नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्यटन नगरी और छोटे लघु उद्योगों की नगरी हवा महल के विधायक का नाम आपने सुना ही होगा और कहते हैं कि जब से भजन सरकार बनी है तब से संत साम्राज्य से आने वाले सभी विधायकों में से एक ही नाम अभी तक राजस्थान में गूंजा है और उनका नाम है महंत महाराज बाल मुकुंदाचार्य विधायक हवा महल। आज हमेशा रेड प्लस न्यूज़ का एक ही लक्ष्य रहा है कि ऐसे शख्सियत से आपका मुलाकात करवाते हैं कि जो राजस्थान में प्रसिद्धि पाई है या वो राजस्थान में प्रसिद्धि के तौर पर सबसे ऊपर की ओर है। आज हमारे साथ में बाल मुकुंदाचार्य जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका रेड प्लस न्यूज़ में स्वागत है। माइक्रोफोन अपने हाथ में थामिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। महाराज जी, 47 बरस की उम्र है आपकी और राजनीति में अभी अभी आप आए हैं। संत साम्राज्य से निकलने के बाद में आप राजनीति की दुनिया में आए हैं। ऐसा क्या हुआ है कि आपको संत साम्राज्य और राजनीति के बीच में सामंजस्य स्थापित करना पड़ रहा है? कौन से कारण रहे होंगे कि आपको वहाँ राजनीति में आना पड़ रहा है? सर्वप्रथम रेड प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और संपूर्ण मेरी विधानसभा हवा महल की ओर से तीसरी बार मोदी सरकार एनडीए के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसकी भी संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपका सवाल है कि अध्यात्म, सनातन और उसके साथ में राजनीति का सामंजस्य कैसे है। समझने की बात है कि पूर्व काल में देवताओं के समय से और राजा महाराजाओं का समय रहा, तो देवताओं के समय में भी दो सीट ऋषियों की लगा करती थी, राजा के इस ओर और उस ओर। और उचित न्याय हो, अनुचित कोई कार्य न हो जावे, उसके लिए ऋषि दोनों ओर बैठकर और राजा को निर्देशित करते थे और सभागार में जहाँ आवश्यकता है रोकने, टोकने और बोलने की, वो उस पर बोला करते थे। और कई बार राजा भी गलती करते थे तो उन्हें भी दंड देने के अधिकारी वह राज ऋषि हुआ करते थे। उसी क्रम में राजाओं का समय रहा, देवताओं का समय रहा, तो आप ये माने कि राजनीति में सदैव धर्म होना चाहिए, राजनीति धर्म के अनुरूप होनी चाहिए, धर्म अनुरूप न्याय होना चाहिए, किसी का अहित ना हो जाए वह बात देखते हुए सदैव धर्म को राजनीति में होना चाहिए, न कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। रही बात मेरी, अध्यात्म गुरु होने के नाते मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ। विभिन्न संगठनों में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। स्वयंसेवक संघ में मेरा कार्य करने का अनुभव रहा है और इन सब विचार परिवार में काम करने का अर्थ यह है राष्ट्र धर्म और राष्ट्र नीति पर काम करना, मातृभूमि के लिए काम करना। जो प्रत्येक भारत के नागरिक का धर्म बनता है वही काम मैं करता था और उसी क्रम को देखते हुए मुझे राजधर्म निभाने का ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और मैं उसी को देखते हुए मेरी विधानसभा हवा महल में राजधर्म निभाते हुए कार्य कर रहा हूँ, न कि राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति अलग विषय है, राजनीति करने वाले लोग करते रहें, मैं तो सेवा का कर्म राजधर्म मानकर कर रहा हूँ। लेकिन बाबू जी, जिस विधायकी की कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस पीठाधीश्वर के रूप में आप विराजमान हैं, कहते हैं कि बाबू जी को ये बड़ी मुश्किल से मिली है क्योंकि जीवन में इन्होंने मजदूरी भी की है। ऐसा मैंने ये भी पढ़ा है कि बिग बॉस से भी ऑफ़र आया है, फिल्म बनाने के लिए भी ऑफ़र आया है, जगह जगह अनेक जगह से आपका ऑफ़र आया है और ज़िंदगी में कई सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद में यहाँ पहुँचे हैं। क्या मैंने सही पढ़ा है? कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ बराबर भी नहीं है। मेरा सत्संग, कथा सब्जेक्ट रहा है, ज्योतिष रहा है, तंत्र रहा है मेरा, और उसी क्रम में मैं ज्योतिष कार्यालय के रूप में महानगर मुंबई में भी काम किया हूँ और मेरा फिल्म जगत के लोगों से जुड़ाव रहा है क्योंकि वो मेरे एक प्रकार से यजमान हुआ करे हैं और आज भी हैं। और एक आश्रम की जिम्मेदारी है, गौशाला की जिम्मेदारी है, गुरुकुल की जिम्मेदारी है और अखिल भारतीय संत समिति का मैं राजस्थान का अध्यक्ष भी हूँ। इसलिए मेरा क्षेत्र लगभग सेवा का है, अध्यात्म से जुड़ा है।
अब रहा ये विषय, इस विषय में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई है, ना कठिनाई मुझे। हाँ, आप मीडिया ने ज़रूर, मीडिया जगत ने बात कही कि हॉट सीट हवा में है। अब वो हॉट सीट कहने का तात्पर्य ये था कि ये सीट पहले पूर्व में भाजपा की ही थी, भाजपा की, कमल की और हमारे विचार परिवार की सीट रही है। लेकिन कुछ कालखंड ऐसा बीता कि यहाँ से तेज गति से बहुसंख्य समाज का पलायन हो गया और उस वजह से इस संपूर्ण विधानसभा में ये स्थिति परिस्थिति बन गई कि तुष्टीकरण की राजनीति होने के कारण यहाँ बहुसंख्य समाज बड़ा पीड़ित और दुखी था और अपने आप को असहाय मानते हुए ये मानता था कि अब हमें भी शायद परकोटा शहर छोड़ना पड़े। और इन्हीं सब विषय मुद्दों को लेकर, पलायन को लेकर और ये अपराकाशी धर्म नगरी जयपुर शहर, जिसको गोविंद देव की नगरी कहते हैं, पेरिस कहते हैं, अपराकाशी कहते हैं, इस अपराकाशी में अनगिनत मठ, आश्रम और मंदिर जिनको खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिनकी भूमियों को कब्जा कर लिया गया, यहाँ के पुजारी मठाधीशों को मार दिया गया और उन पर कब्जा करके, और कुछ विधर्मियों ने अपने भवन बना लिए। इन मुद्दों को और विषय को मैं ऑलरेडी पहले से उठा रहा था और पिछले 8 साल से मैं लगभग परकोटे की सभी विधानसभाओं में सक्रिय रूप में इन्हीं सभी विषयों पर काम कर रहा था। न कि मुझे कोई राजनीति करनी थी, न कि मुझे कोई चुनाव लड़ना था और न ही मेरे कोई ऐसा संकल्प था। बस मेरा मत और विषय एक ही था कि हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा अपराकाशी, हमारा परकोटा, हमारा जयपुर शहर ये पूर्णतः स्वतंत्र और सुरक्षित रहे। न कि यहाँ पर जो माहौल बना दिया गया वो माहौल रहे कि यहाँ पर आप सत्संग नहीं कर सकते, यहाँ यात्राएं नहीं निकाल सकते, यहाँ कावड़ यात्राओं पर बैन है, यहाँ पर आध्यात्मिक सनातन की बात करने वाले को राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है, हनुमान चालीसा करने वाले को राजद्रोह का केस लगा दिया जाता है। इस प्रकार का माहौल था जिसके पीड़ित हम भी हैं, 3-3 केस हम पर भी लगे हुए हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर मैंने परकोटे में अपनी आवाज़ उठाई थी। उसी को देखते हुए यहाँ की देवतुल्य जनता ने ये मांग की और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और कमल के पुष्प के सिंबल पर मुझे यहाँ पर लोगों ने स्नेह दिया। जहाँ कांटे की टक्कर है, जहाँ स्थिति विकट है, जहाँ एक और सारे कैंडिडेट समर्थन में अशोक गहलोत जी के बैठे हैं और वहाँ पर ऐसी विकट परिस्थिति में मुझे देवतुल्य जनता ने और मेरे इष्ट देव बजरंगबली ने और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो दिन और रात एक करके इस सीट को विजयी कराई। तो ये सीट सर्वप्रथम तो हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे कमल के फूल की, हमारे विचार परिवार की मेहनत है, जिसकी वजह से ये कमल का फूल हवा महल में खिला है, जिसे आप लोगों ने हॉट सीट हवा महल कहा है। और आज पिछले 5 वर्ष में जो कार्य नहीं हुए वो 5 महीने में कार्य हो रहे हैं। लोगों के नित्य प्रतिदिन आशीर्वाद रूप, धन्यवाद रूप हमें प्राप्त हो रहे हैं। और ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब, राजस्थान की बीजेपी सरकार और आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विकास के काम होने जा रहे हैं, उसी क्रम में हमारा भी एक कदम है। नहीं बाबू जी, वो ठीक है। आपने कहा कि ये शुरुआत से भाजपा की सीट रही है, बीच में एक ऐसा कालखंड आया जिसको ठीक करने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उस कालखंड के अगर मैं उनको सामंजस्य रूप अगर बयान देखूं, आपने कहा कि पिछली सरकारों के अंदर इस हवा महल के अंदर जो मंदिर थे उनको तोड़वा करके शौचालय का निर्माण किया गया। इस बयान पर आप अभी भी टिके हुए हैं? बिल्कुल। पिछली सरकार ने हमारे अध्यात्म स्थलों को, अनगिनत मंदिर मठ आश्रमों को खुर्द-बुर्द किया है, उन पर कब्जा किया है और उनको गंदगी का, कचरा घर का डिपो बनाया है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सत्यता है। मैंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव दिखाया है और मैंने चैलेंज के साथ कहा है कि जब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये मिथ्या है, तो मैंने कहा मैं आपको 100 से ऊपर काउंटिंग करके बताऊंगा कि ऐसी स्थिति हमारे परकोटा, अपराकाशी, जयपुर नगर में हुई है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम किसी को न छेड़ते न परेशान करते, बस एक ही बात कहते हैं कि आप कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदा तोड़ोगे तो वो बर्दाश्त से बाहर हो। कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे, इस बात को लेकर के आपने 27 जनवरी को एक स्कूल के अंदर प्रोग्राम के दिन आपने कहा था कि ये जो हिजाब पहन करके आ रहे हैं ये ठीक नहीं है। हिजाब से कभी क्या आपत्ति है?
सबका अपना धर्म है। मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, तिलक लगाता हूँ, मेरी माला पहनता हूँ, मेरे अपने इष्ट का आराधना करता हूँ, उसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर हिजाब किसी की आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल की एक परंपरा है, उसका एक ड्रेस कोड है। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ तो वहाँ धोती कुर्ता अलाउ था, लंबी शिखा अलाउ थी, माथे पर तिलक अलाउ था। स्कूल में पढ़े हो तो वहाँ स्कूल का ड्रेस अलाउ था। ये तो नहीं है कि कोर्ट के अंदर जज साहब का ड्रेस, वकील साहब का ड्रेस अपनी मनमर्जी हो जाएगा। ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिस डिपार्टमेंट का जो ड्रेस कोड बना है उसमें परिवर्तन किया जाए। इसी प्रकार से स्कूल में नियम अनुशासन सिखाया जाता है, वहाँ का एक ड्रेस कोड अनुशासन है, तो ड्रेस कोड में स्कूल में आने में आपत्ति क्यों है? आना ही चाहिए। एक और आप एक ड्रेस कोड, दूसरी ओर एक ड्रेस कोड, उससे क्या है? आप लोगों बच्चों में दुबार डाल रहे हो, उनमें मनभेद कर रहे हो। आने वाले समय में वो आपस में मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, उनमें प्रेम भाईचारा नहीं बनेगा। जब आप सौहार्द की बात करते हो तो सौहार्द यहीं से प्रारंभ होना चाहिए कि स्कूल में जब अध्ययन सबको बराबर रूप में हो रहा है, सूर्य प्रकाश सबको बराबर में दे रहा है और सरकारें सारे लाभ बराबर दे रही हैं बिना किसी भेदभाव के, तो स्कूल में भेदभाव ड्रेस का करके आप क्या उनको सिखाना चाहते हो? आने वाली पीढ़ी में क्या आप भरना चाहते हो? क्यों बच्चों में आप मतभेद डालना चाहते हो? सबको समान रूप से आने दो। बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा उनका पहला अधिकार है। शिक्षा उन्हें ग्रहण करने दो। उन्हें ड्रेस के बंधनों में, ड्रेस के कोडों में बांधते क्यों हो? जब स्कूल ड्रेस सबके लिए बराबर है तो सबको बराबर पहन के आने दो। तो जब बहुसंख्य समाज के बच्चे बच्चियां स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं तो फिर दूसरों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्कूल के बाहर आप अपना ड्रेस में रहो, अपना जो चाहे पहनो, जो चाहे आप लगाओ, जो चाहे आप कुछ भी नियम कायदे से रहो, लेकिन स्कूल में स्कूल का नियम होना चाहिए। आपके इस बयान का जो मीणा है अपने मंत्री जी, जिनका नाम किरोड़ी मल जी है, उन्होंने आपके इस बयान का समर्थन किया था कि ड्रेस कोड के हिसाब से स्कूल में होनी चाहिए। लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको नॉन वेज पसंद नहीं है या नॉन वेज बेचने वाले पसंद नहीं है? मैं सनातनी हूँ, अहिंसा परमो धर्म है मेरा स्वभाव और संस्कार है। हर जीव में मैं अपने इष्ट को देखता हूँ। सब जीवों पर दया करना ये मेरा संस्कृति, मेरा स्वभाव, मेरी परंपरा है। मेरा अध्यात्म, मेरा सनातन मुझे सिखाता है। मेरा धर्म मुझे इस बात की जानकारी दे चुका है कि मुझे सब जीवों पर दया करनी है। तो मुझे तो आपत्ति है, लेकिन कोई इसका व्यापार करता है, कोई इसको खाता है, मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया। सबका अपना कर्म, सबका अपना धर्म है, लेकिन मेरी किसी उपासना से, मेरे किसी ऐसे कर्म से किसी को तकलीफ होवे वो काम मैं नहीं करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। दुनिया की सुख की कामना करने वाले हम सनातनी हैं। संपूर्ण दुनिया में सुख रहे इसकी कामना एकमात्र हम सनातनी करते हैं। पंच तत्व भगवान का स्वरूप हम सनातनी मानते हैं। हर जीव में भगवान को मानते हैं। जल, आकाश, पृथ्वी सब में अपने भगवान को देखकर उनकी उपासना, पंच तत्व को परमेश्वर मानते हैं। हम वो सनातनी हैं, तो हम तो जीवों पर दया करने की बात कहेंगे, लेकिन फिर भी किसी का व्यापार है, किसी का खान है, हमें आपत्ति नहीं। लेकिन खुले में, सड़क पर, नाली पर, चौराहे पर जीव को खुलेआम काटना, बेचना और खाना, ये कानून भी नहीं है, नियम भी नहीं है। और नियम कानून के बगैर कोई काम हो रहा है तो फिर वही बात फिर कहूँगा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नियम कायदे से आप करो। मेरे अगर इस वक्तव्य से अगर आपत्ति है तो ये मानो कि दूसरे दिन 2000 लाइसेंस अप्लाई क्यों हुए, सेकंड डे 2000 लाइसेंस अप्लाई क्यों हुए निगम में, क्या आफत आई ऐसी? इसका अर्थ है कि बिना नियम कायदे के सब ये काम हो रहा है। आप सोचें कितने लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, उनके बीमारियां, उनके स्वास्थ्य के प्रति कितना बड़ा ये देखिए आप गलती है कि आप खुले में पशु को काट रहे हैं, बेच रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु विचरण कर रहा है आसपास में, वहाँ कुत्तों का जमावड़ा है। स्कूल में जाने वाले बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। माताएं बहनें मंदिर जाती है, उनका पाँव उस अवशेष पे गिर गया, वह कुत्ते अवशेष लेके जीव जंतु मंदिर में प्रवेश कर गए। कैसा माहौल बना दिया है कांग्रेस। आपके इस कृत्य से किसी को तकलीफ हो रही है, नुकसान हो रहा है,
उस पर आपत्ति है हमें। आप कह रहे हैं आप अंदर में कुछ खावें बनावें काटें, हमें कोई आपत्ति नहीं, सरकार ने उसके लिए नियम कायदा बनाया, आप नियम से काम करें, लेकिन बगैर नियम के कोई काम करें, मैं हूं या आप हो या कोई और हो, तो उस पर आपत्ति है। इसलिए मैं तो अहिंसा परमो धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन कोई अगर करता है तो उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो नियम में करे, बस यही मुझे कहना है। कांग्रेस का आरोप है कि आप किसी विशेष समुदाय के प्रति ये कदम उठा रही हैं। अगर ऐसा है तो मेरे आने के बाद 26 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में 25 लाख रुपए बिना किसी तुष्टीकरण के कैसे सरकार से मिला? प्रत्येक पार्षद बीजेपी का है कि कांग्रेस का है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि अन्य है, उन सभी को बराबर 25-25 लाख उनके क्षेत्र का विकास का, संपूर्ण क्षेत्रों में भी नाली सफाई का, संपूर्ण क्षेत्रों में डामरी 5 करोड़ की रोड का, सीसी रोडों का, पेयजल की व्यवस्था जीरो थी यहाँ पर, वो सबके बराबर रूप से काम हो रहा है। उस बारे में आज भी बैठकें ली गई है। क्या ये विकास आप माने कि विकास में सबका अधिकार है? 2,57,000 विधानसभा की देवतुल्य लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है, बिना किसी भेदभाव के ये मेरे परिवार की सेवा का जिम्मा मेरा है। लेकिन पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण किया, भेदभाव किया, मनमुटाव किया, उस वजह से आज उनको डिलीट मारना पड़ा। एक समय ऐसा था बाबूजी कि अधिकारियों के बीच में और आपके बीच में एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, एक संतुलन नहीं बैठ रहा था। क्या वो संतुलन वापस? बिल्कुल, पिछले सरकार के कुछ अधिकारी थे जिनके दिमाग में यही बैठा हुआ था कि ये वही ढर्रा चलेगा, लेकिन बाबा उस ढर्रे पर चलने वाला नहीं है। बाबा के अपने नियम कायदे अनुशासन है। मैं जिस काम में जाता हूँ 100% समर्पित भाव से उस काम को करता हूँ, और दिमाग से नहीं, मैं उस काम को दिल से करता हूँ और सेवा मानकर भाव से करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जिन जिन की जो जिम्मेदारी है वो भी उसी भाव से उस जिम्मेदारी को निभावें। वो कुछ अधिकारी थे जिनको पुराना स्वभाव बना हुआ था, लेकिन समय अनुरूप कुछ अधिकारियों में परिवर्तन आ चुका है और कुछ अधिकारी वो भी अपने अपने स्थानों पर यहाँ से जा चुके हैं। महाराज जी इतना काम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, गौशाला भी चलाते हैं, सत्संग भी करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, विधानसभा भी जाते हैं, इतनी ऊर्जा कहाँ से लेके आते हैं? क्या सेवा का ही ठान टका है कि जिंदगी भर सेवा ही करनी? मेरे इष्ट देव मेरे गुरु महाराज जी की मुझ पर कृपा है। जिस सेवा से मुझे ये सेवा प्राप्त हुई है, ये वह सेवा मेरे बजरंगबली इष्ट देव की कृपा है। और बजरंगबली जो है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परिसिद्धि जगत उजियारा, इस कलयुग के मालिक हैं हमारे श्री बजरंगबली महाराज। उन्हीं की नित्य प्रतिदिन सेवा, नित्य प्रतिदिन यज्ञ अनुष्ठान और स्वाध्याय, प्राणायाम, योगाभ्यास, गौ माता की सेवा, जो मेरा क्रम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, उसी से ऊर्जा मिलती है। और उससे कभी भी ये नहीं महसूस होता कि कब दिन हुआ और कब रात हुई। आखिरी सवाल बाबू जी ये है कि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की हार को किस तरीके से देख रही है? मंत्रियों के बयानों को लेकर मैं चर्चा करूं तो झाबर सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं ये बड़ी बीमारी न बन जाए, जो हार हुई है बड़ी बीमारी न बन जाए। इधर देवी सिंह भाटी जो कोलायत के पूर्व विधायक है, इन्होंने राजेंद्र राठौर पर आरोप लगाया है। बीजेपी में भीतर से सब ठीक चल रहा है ना? हम पूर्णतः आश्वस्त हैं, बहुत ऊर्जा और विश्वास है, और हमारा संकल्प पूरा हो गया। ये हमें प्रसन्नता है कि अब की बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये हम सबका संकल्प था। और हमारा ही नहीं था, अभी तो पूरे देश की एक ही आवाज़ थी, विपक्ष की तरफ से भी आवाज़ आई थी कि अब की बार मोदी सरकार, फिर बार बार मोदी सरकार। तो ये माने देश 2014 से जिस गति से विकास की ओर बढ़ रहा है, 2014 से अनगिनत फैसले और काम हमारे देश में हुए हैं। आज देश वर्ल्ड लीडर बनकर पूरी दुनिया में छा रहा है, और तिरंगा और सनातन साथ चल रहा है। लोगों के झंडों पर चांद और तारे हुआ करते हैं, और हमारे देश का तिरंगा चांद पर होता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय संत के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमें काम करने का आनंद आ रहा है, जिसे कहें कि मज़ा आ रहा है। उस आनंद के साथ हम लोग उमंग के साथ, जोश के साथ काम कर रहे हैं कि वे 18 घंटे करते हैं तो हम 12 घंटे करने का स्वभाव बनाते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपूर्ण भाजपा परिवार, पूरा संगठन एकीकरण होकर काम कर रहा है। और रही बात कि कुछ ऐसा कमी रही, तो मैं आपको बता दूं, मौसम की मार इस पर भारी थी, भीषण गर्मी थी, इतनी भीषण गर्मी थी कि 48 पारा था। तो
तो वह कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गर्मी के अलावा और कोई कारण नहीं रहा होगा। फिर भी ऐतिहासिक सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है लगातार 2014 से, ये रिकॉर्ड है। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जिसे बोलें वो बीजेपी है, और बीजेपी का जो काम करने का धरती पर एक एक व्यक्ति तक सेवा का जो स्वभाव है, काम का है, मैंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी विशेषता है भाजपा परिवार के कार्यकर्ता की कि वो राजनीति नहीं करता। वो जैसे एक संस्था में, एक सेवा के किसी संस्था में जिस प्रकार से फौज में काम करता है, अपनी जिम्मेदारी मानकर, अपनी ड्यूटी मानकर, बिना किसी भेदभाव के, वैसे भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है। न किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए करता, वो सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए और मातृभूमि के लिए काम करता। वही काम हम भाजपा के सभी कर रहे हैं, और उसी काम को करते करते आज तीसरी बार मोदी सरकार। भजन सरकार के मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल की संभावना? जो मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी सरकार का इस समय मौजूद है, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का जो काम करने का अभी तक का देखा हमने, उसको देखते हुए कहीं आवश्यकता नहीं लगती। बहुत अच्छा सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं अपना अनुभव बता दूं, मुख्यमंत्री महोदय स्वयं 2-3 दिन में एक बार अवश्य फ़ोन करके अपने विधायकों को भी पूछते हैं। आज सवेरे भी फ़ोन बात हुआ, कैसा चल रहा है, सब ठीक है, पानी की व्यवस्था ठीक है, लाइट का ठीक हुआ नहीं हुआ। मतलब आप माने कि एक परिवार का जैसे सदस्य बड़ा होने के नाते, पद में बड़े हैं वो, तो पद में बड़े होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिदिन के वे दिन 2 दिन में अपडेट करना राजस्थान के 200 के 200 विधानसभा में, उस क्रम को निरंतर जारी रखते हैं। और उनके नीचे का पूरा टीम हमको अपडेट करके और उन सब लाभ जो पहुंच सकते हैं हमारे को, हमारे द्वारा, हमारे क्षेत्र के लोगों को, उसके लिए भी बराबर ध्यान रखते हैं। इसलिए बहुत कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ऐतिहासिक फैसले हमारे राजस्थान में हुए हैं, और जिस प्रकार से विकास 3 महीने हमें समय मिला है, आपके सामने है। 2 महीना निकल गया हमारा चुनाव में, 1 महीना निकल गया सरकार के गठन में। अब आप सोचिए कि 2 महीने मिले, 2 महीने में ऐतिहासिक काम हुए। मेरी विधानसभा में 5 करोड़ रुपए के डामरी रोड का काम शुरू हो गया। 38 हाई मास्क लाइटें मेरे क्षेत्र में, 25 लाख 26 वार्डों में एक पार्षद को। उसके अलावा 125 करोड़ हुड़कों के द्वारा शमशान और स्कूलों का रिपेयरिंग में, और इसके अलावा 400 करोड़ रुपए शिविर लाइन के लिए काम शुरू हो गया। अमृत मिशन जो हमारा केंद्र सरकार की योजना थी, अमृत जीवन मिशन, जिसको इन्होंने जीरो में डाल दिया, अनगिनत घोटाले इन्होंने उस पर कर डाले। उसके बाद ये सरकार डिलीट होने के बाद हमने उस मिशन को लिया, उन कामों को पुनः तेज गति से कराना प्रारंभ किया, और आज उसका नतीजा ये है कि चौओर हमें उसी बात का धन्यवाद मिल रहा है। और सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं संपूर्ण जनता की ओर से बार बार करता हूँ, हर जगह करता हूँ। भागीरथी का दर्जा किसी मुख्यमंत्री को मिला है आज तक, तो आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब। अब तक के इतिहास में इतने बड़े फैसले पानी के लिए नहीं किए गए जो अभी हुए हैं। हरित क्रांति आएगी साहब, प्रत्येक किसान तक जल पहुंचेगा नदी नहरों के द्वारा। पुनः जागृत किया जाएगा नाडा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी सबको, और उन नदियों से जोड़ा जाएगा। सम्माननीय भारत रत्न आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ये सपना था और संकल्प था कि संपूर्ण क्षेत्रों में सड़क होनी चाहिए। गांव से गांव, ढाणी से ढाणी, शहर से सड़क जुड़ना चाहिए। प्रत्येक गांव, ढाणी, शहर, प्रदेश नदियों से जुड़ना चाहिए। पुनः कुएं, बावड़ियों को जागृत करना चाहिए, और जल ही जीवन है इसको मानते हुए जल पर विशेष काम करना चाहिए। और हमारे जो प्रदेश है, ये हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमारे कृषि प्रधान प्रदेश को तो ये माने कि सोना उगलने वाली ये धरती है। पानी आते ही जिस प्रकार से अंकुरित होगी तो यहाँ सोना उगला जाएगा, और हमारा प्रदेश सबसे ज़्यादा समृद्ध अग्रणी पंक्ति में होगा। ये फैसले अनगिनत आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने किए। ऐतिहासिक फैसले थे। उस फैसले के बाद में आप देखें, हमारे राजस्थान में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर कर्जा था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके आगे गहलोत की जगह गहलूट लगाया गया, उन्होंने लूट लिया इस ग्रह को।
इस राजस्थान प्रदेश को एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ सरकार बनकर 5 स्टार होटल में रख के जो बर्बाद किया, केंद्र सरकार का अरबों रुपया क्या स्मार्ट सिटी के नाम से था, क्या डेवलपमेंट के नाम से था, क्या कोरोना का था, कोरोना तक को नहीं छोड़ा। वह सारा बजट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लगाया, घोटालों में लगाया, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और 2 नंबर कर्जे पे प्रति व्यक्ति 55 से 58 हज़ार रुपये कर्जा इन्होंने यहाँ छोड़ दिया। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय डिलीट होने के बाद आप सोचो हमारे ऊपर कितना भारी दबाव और संकट आया होगा। बिजली कंपनियों का 4-4 हज़ार करोड़ रुपया उनका उसके ऊपर ब्याज बाकी, सैलरियां बाकी, पेंशन रिटायरमेंट का अंतिम पैसा बाकी। आप सोचिए कितना भारी संकट आया होगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री महोदय केंद्र सरकार के नेतृत्व में पता भी नहीं चला और आज 24 घंटे विद्युत भी है, 24 घंटे सारी सुख सुविधा उपलब्ध है और विकास भी आगे की ओर बढ़ रहा है और ऐतिहासिक बजट के साथ प्रदेश अग्रणी पंक्ति में बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल, इतनी हीट वेव के कारण बिजली की किल्लत बहुत कम है, अगर कहीं है तो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में है। ऊर्जा मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, कभी जोधपुर कभी बाड़मेर, सभी मंत्रियों विधायकों समेत है। एक समय ऐसा था कि कोयले की कमी के कारण कहा जा रहा था कि बिजली की समस्या थी, वो आज क्यों नहीं है, उल्टे हीट वेव भी है यहाँ। यही तो मैं लोगों को इस आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ। पिछली गहलोत सरकार में पूरी रात और पूरा दिन हम लोग पंखी के सहारे गुजारते थे, ये याद होगा आप सब हम सबको। ये केंद्र सरकार का डबल इंजन जिसे हम बोलते हैं उसका यही लाभ है। ये संकट हमारे सामने था, ये पता था, लेकिन इस संकट को पता नहीं चलने दिया और उससे पूर्व जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज पर्वत ले आए, संजीवनी बूटी उसके बीच में थी और लक्ष्मण जी को जीवन दान हनुमान जी ने दिया, इसी प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब इस संकट को भांपते हुए शपथ के तुरंत तत्पश्चात इस समस्या का निराकरण किया, कोयले की व्यवस्था की, मित्र प्रदेश आसपास के जिन सबसे मदद लेकर कोयले की व्यवस्था भी हो गई। केंद्र सरकार के बजट से हमारा यहाँ पर बिजली का संकट भी दूर हो गया और कई गुना अधिक कीमत देकर भी जो बिजली आपको और मुझको प्राप्त हो रही है, कई गुना अधिक कीमत सरकार दे रही है, आपको और हमारे को बहुत सुलभ उपलब्ध हो रही है, वह कई गुना अधिक कीमत दे के भी कंपनियों को और आज आप हम सबको वो बिजली प्राप्त हो रही है। बाबू जी, एक आखिरी सवाल है कि क्या चुनौतियाँ हवा महल में, यातायात सुविधा को लेकर के आप क्या करना चाहते हैं? विगत आने वाले समय में आपके पास समय कम है, काम ज़्यादा है, बड़ी चुनौतियाँ क्या है, संक्षिप्त में बताइए। हमारे संपूर्ण क्षेत्र में विकास का अभाव रहा है। हमारी इस शहर को, परकोटे को, हवा महल विधानसभा को सबसे सुंदर विधानसभा हमारी थी, जिसको पुनः हम वापस बनाएंगे। इस विधानसभा में ट्रैफिक की, यातायात की बड़ी समस्या है, उसको हमने काफ़ी कुछ ठीक किया है और ठीक कर देंगे। बाहरी लोगों का यहाँ अतिक्रमण और जमावड़ा जो हम किराएदार वेरिफिकेशन करवा कर उसे भी ठीक कर देंगे। अपराधी किस्म के लोग अब यहाँ से पलायन की ओर हैं। यहाँ पलायन एक भारी समस्या मुद्दा थी, उस पर भी हम नियंत्रण कर रहे हैं, लोगों को समझाइश करके यहाँ रोकने का काम कर रहे हैं और जिन लोगों को भय से डरा कर, धमका कर या कोई और तरीके से जो भगाने का प्रयास कर रहे थे उनका भी टाइम पे इलाज करवा रहे हैं। साथ ही माताएं बहनें यहाँ खुले में घूमती थी तो चैन और पर्स नॉर्मल बात थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में टूटना, माताओं बहनों को किसी प्रकार से अपशब्द या उनके साथ छेड़ाछाड़ी, इस प्रकार की घटनाएं अपराधियों के द्वारा होना, उस पर लगाम कस चुके हैं। अब ऐसी सूचनाएं, घटनाएं कहीं नहीं आती है। साथ ही यहाँ के शिक्षण संस्थान है, उनको हम लोग बहुत अच्छा सा सुंदर बनाकर अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। यहाँ के बालिका विद्यालयों को बहुत अच्छा अपडेट करना चाहते हैं, सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी की व्यवस्था करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर हेरिटेज सिटी है ये परकोटा, ये हमारी हवा महल विधानसभा, प्राचीन बहुत सुंदर इमारतें हैं, बहुत प्राचीन, एक से एक बहुत सुंदर यहाँ मंदिर हैं, जिन सब का जीर्णोद्धार करके उनका पर्यटन और बढ़ाना चाहते हैं। पर्यटन की हमारे यहाँ बहुत अपार संभावनाएं हैं। हमारा जल महल, हमारे जैन निवास उद्यान, हमारे अनगिनत पार्क, हमारी स्ट्रीट, इन सबको हम बहुत खूबसूरत बनाकर यहाँ पर व्यवसाय, पर्यटन, रोजगार और बढ़ाना चाहते हैं। वो सारे काम हमारे लगभग अभी प्लानर्स काम शुरू हो गया है। बजट की व्यवस्थाएं डिपार्टमेंटों के माध्यम से प्रारंभ हो गई है। आने वाले 5-6 महीने में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। हमारी जो संकल्प थे हम इस साल में पूरा करेंगे, अगले 4 साल में तो हम लोग आगे की योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए बाबू जी।
ये थे बाबूजी और लगातार कह रही हैं कि हमने हमारा जीवन है वो हवा महल के विधानसभा या नगरवासियों के लिए दे दिया है। लगातार मेहनत कर रहे हैं। सुखद खबर ये है कि बिजली जैसी व्यवस्थाओं को लेकर के कहीं किल्लत की समस्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने आश्वासन के साथ में भरोसा दिलाया, अच्छा काम करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स, मैं हूं मनोज विश्नोई। आप देखते ही रेड प्लस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।